हेलो एवरीवन। मैं आज आपसे बात करूंगा एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक की, और वो टॉपिक है मेथड टू कैलकुलेट एल्कलिनिटी इन रॉ वाटर। एक्चुअली ये टॉपिक रिलेटेड है एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से, जो कि सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम का। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। जब हम एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे वाटर सप्लाई में दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एल्कलिनिटी, दूसरा है हार्डनेस। यहाँ पे आज हम बात करेंगे सिर्फ अल्कलाइन वाटर की, यानी एल्कलिनिटी की। अब एल्कलिनिटी की बात मैं आपसे इसलिए करना चाह रहा हूँ, थ्योरेटिकली मुझे पता है कि आप सब लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है कि एल्कलाइन वाटर हम किसे कहते हैं, किस तरह के उसमें सब्स्टिट्यूट होने चाहिए तब वो एल्कलाइन वाटर होगा। बट न्यूमेरिकली जब वैल्यू फाइंड आउट करने की बात आती है कि हमको न्यूमेरिकली वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि एल्कलिनिटी वाटर के अंदर कितनी है, वहाँ हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझको बोला है, काफ़ी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है। कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि कभी तो पूछ लेता है एग्जामिनर की मोल्स पर लीटर के अंदर आप एल्कलिनिटी फाइंड आउट करिए, कभी पूछता है वो मिलीग्राम पर लीटर के अंदर कीजिए, कभी पूछता है ग्राम पर लीटर के। तो ये जो कन्वर्जन है, ठीक है, कन्वर्जन है मॉलिक्यूल्स का या फिर एल्कलिनिटी जिन सब्स्टिट्यूट की वजह से हो रही है उनका कन्वर्जन, यूनिट्स में जो कन्वर्जन है वहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और कन्फ्यूजन उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्रिएट हो रहा है जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है। क्योंकि एक्चुअली आप माने या ना माने, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है पूरा, और 12th क्लास तक केमिस्ट्री हम पढ़ के आए, बट फिर भी हम बहुत सारी चीज़ों को भूल चुके हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में पहले तो वो चीज़ें रिवाइव करूंगा कि आपको जो चीज़ें इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है केमिस्ट्री से रिलेटेड, देन फिर मैं एल्कलिनिटी की बात करूंगा, देन हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके कई एग्जाम्पल से मैं उसको आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो स्टूडेंट जिनको ये चीज़ें कंफ्यूज कर रही है। क्योंकि कंफ्यूजन में क्या होता है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आप क्या करते हैं, उसको रट के चले जाते हैं। बट रटा रटाया हमेशा काम नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलती करके आओगे अगर थोड़ी सी भी चीज़ें या फिगर इधर उधर हो गए तो। ओके, सो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी एनवायरनमेंट की केमिस्ट्री समझते हैं। तो सबसे पहली चीज है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी लिक्विड सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्मेट्स। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मास पर वॉल्यूम, सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। वॉल्यूम चाहे लीटर में हो चाहे वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, एक ही बात है। किसी भी लिक्विड सब्सटेंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक होता है मोलरिटी, दूसरा होता है नॉर्मेलिटी। सबसे पहले हम मोलरिटी की बात करते हैं। मोलरिटी को हम शो करते हैं कैपिटल एम से, और मोलरिटी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मैं एक कार्बन, एक एटम लेता हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हमको पता है सबको, और उसका जो एटॉमिक वेट होता है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 12। 12 मतलब 12 ग्राम। कार्बन सिंस की एक सिंपल मॉलिक्यूल है, यानी एक पार्टिकल है, तो उसका एटॉमिक वेट और उसका मॉलिक्यूलर वेट दोनों एक ही चीज़ हो गई। लेकिन अगर मैं कार्बन के साथ एक कंपाउंड बना दूं, जैसे मैं CCl4 बना दूं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, राइट, तो वो एक कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे सिर्फ कार्बन के एटॉमिक वेट से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे क्लोरीन का भी एटॉमिक वेट चाहिए, और जब इन दोनों को क्लब कर देंगे यानी ऐड कर देंगे तो पूरा मॉलिक्यूल यानी CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एक सिंगल पार्टिकल है या यू कैन से एक सिंगल आयन है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट बराबर होगा। लेकिन जब एक पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया है, एक कंपाउंड बन गया है, तो मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिया है, जब हम कैल्शियम की बात करते हैं सिंगल एक एटम की, तो एटॉमिक वेट उसका होता है 40 ग्राम, या यू कैन से कि मॉलिक्यूलर वेट है उसका 40 ग्राम। 40 ग्राम का मतलब हम ये भी कह सकते हैं 40,000 मिलीग्राम। ओके, इट डिपेंड कि आपको किस में चाहिए। लेकिन जब हम HCO3 माइनस की बात करते हैं तो HCO3 माइनस डेफिनेटली एक एनायन है, क्योंकि माइनस इसकी वैलेंसी है। लेकिन HCO3 माइनस क्या है कि कंपाउंड भी है जिसने हाइड्रोजन और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होकर बनाया है। तो HCO3 माइनस की बात करेंगे तो इसमें हम इसको क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे ये एटॉमिक वेट नहीं होगा, ये मॉलिक्यूलर वेट होगा। और कैल्शियम के केस में एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों एक चीज हो गई। ओके, तो जब HCO3 माइनस का मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, कार्बन का 12 हो गया एटॉमिक वेट, ठीक है, या यू कैन से मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन का 16 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, तो उसका एटॉमिक वेट कितना हो गया, 16 हो गया, या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 हो गया। तो 16 इंटू 3 किया, सबको जोड़ दिया तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बाइकार्बोनेट आ गया HCO3 माइनस। 1 मोल का कितना आया, 61 ग्राम, यानी 61 ग्राम।
कार्बोनेट की बात करेंगे, सिमिलर वे में हम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, कितना आता है वो 60 ग्राम। जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल आयन की यानी OH माइनस की, तो वो मॉलिक्यूलर O का कितना, H का कितना हुआ 1 हुआ, O का कितना हुआ 16 हुआ, तो दोनों मिला के 17 ग्राम। जब हम बात कर रहे हैं COC3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 × 16 यानी 100 ग्राम। ये सारे कंपाउंड या यू कैन से आयन हमारे आगे एल्कलिनिटी में काम आने वाले, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया। अब अगर आपसे पूछता है कि लेट से कि HCO3 माइनस की मोलरिटी कितनी है, तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ HCO3 माइनस इक्विवेलेंट टू 61 ग्राम है, तो 1 मोल पर लीटर, तो 1 मोल पर लीटर ऑफ HCO3 माइनस क्या हो गया, मोलरिटी ऑफ HCO3 हो गई, तो वो कितनी हो जाएगी 61 ग्राम पर लीटर हो जाएगी। दोनों तरफ लीटर से डिवाइड कर दिया हमने सिंपली, इधर 1 मोल पर लीटर कर दिया, उधर 1 ग्राम पर लीटर कर दिया, ठीक है। तो यू कैन से कि 1 मोलरिटी ऑफ HCO3 माइनस इक्विवेलेंट टू 61 ग्राम पर लीटर। सिंपल चीज है ना। आई होप की चीज समझ में आई। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, नॉर्मेलिटी के ऊपर। नॉर्मेलिटी में क्या होता है, वहां पे मोलरिटी के केस में हम कह रहे थे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसका वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी के केस में हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पे एक टर्म आ गई इक्विवेलेंट वेट, वो क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग, इट इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कॉमन वैलेंसी। ये कॉमन वैलेंसी तो सबने सुना है, बट कॉमन वैलेंसी का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे पहले वाले हमने जो स्लाइड पे जो एक एग्जांपल लिया था कैल्शियम का, तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा था हमारे पास 40 ग्राम, और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2+, यानी प्लस को तो भूल जाओ वो साइन है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 2, तो 40/2 इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 20 ग्राम, राइट। सिमिलर वे में बाइकार्बोनेट की मोलरिटी कितनी थी, मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट था वो कितना था 61 ग्राम, लेकिन इसकी वैलेंसी 1 है क्योंकि HCO3 माइनस है, तो 61/1 यानी 61 ग्राम। इट मीन्स ये हो गया कि बाइकार्बोनेट के केस में सिंस की वैलेंसी 1 है तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर हो गए। जब हम बात करेंगे कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी आ रही है 2, तो 60/2 यानी 30 ग्राम हो गया। जब CaCO3 की बात करेंगे, अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट है, CaCO3 का एक कंपाउंड है, यहां कोई वैलेंसी नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है कि Ca यानी कैल्शियम की वैलेंसी कितनी थी +2, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी थी -2, +2 और -2 दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया और एक कंपाउंड बन गया CaCO3, राइट। तो दोनों की कॉमन वैलेंसी क्या आई, Ca की +2 आई, CO3 की -2 आई, तो दोनों में 2 कॉमन आ गया। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कॉमन वैलेंसी। तो जब हम CaCO3 का केस लेंगे तो उसमें कॉमन वैलेंसी 2 है, राइट, क्योंकि Ca+2 और CO3 -2 ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया है, तो यहां पे हमने इसलिए 2 से डिवाइड किया है, फाइन। तो यहां पे जो आपके पास आ गया कितना है 50 ग्राम आ गया, CaCO3 का कितना आ गया इक्विवेलेंट वेट 50 ग्राम, ओके। मान लो मैं बोलता हूं H2O एक कंपाउंड है वाटर, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक वेट होता है 16, हाइड्रोजन का 1 × 2 यानी 2, 18 ग्राम हो गया H2O का मॉलिक्यूलर वेट। अब जब मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा तो देखिए कैसे बना है, H2O बना कैसे है, H+ यानी 1+ है और O-2 होता है, तो जब O की जो वैलेंसी है -2 है, उसको बैलेंस करने के लिए, है ना, -2 को बैलेंस करने के लिए +2 हमको हाइड्रोजन की वैलेंसी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के H+ को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो इस केस में भी जो कॉमन वैलेंसी हुई वो कितनी हुई, इधर +2 हुई, इधर -2 हुई, तो H2 के केस में भी जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो वो 18/2 होगा, ओके, यानी 9 ग्राम। अब इसी में जब सब नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी तो कॉन्सेंट्रेशन होती है, अभी आपने इक्विवेलेंट वेट समझा है, अब इसी वेट को, इक्विवेलेंट वेट को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे यानी ग्राम पर लीटर या इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। सिंपल सी चीज है। अब इस चीज को मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 20 ml ऑफ 2NH2SO4 इज ब्लैंक देन ग्राम ऑफ H2SO4, मतलब ये जो लेफ्ट साइड है इसकी कितनी वैल्यू होगी, कितने ग्राम वैल्यू होगी जो H2SO4 के इक्विवेलेंट होगी। तो सबसे पहली बात तो मैं H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालता हूं। H2SO4 में हाइड्रोजन 1 हो गया, सल्फर का 32 होता है एटॉमिक वेट होता है, और ऑक्सीजन का 16 था, तो 16 × 4 यानी 64 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, हाइड्रोजन के 2 आयन है तो यहाँ पे 2 लिख दिया।
और सिंस की H2SO4 कैसे बना है, SO4 की पावर -2, राइट, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के कंपाउंड है H प्लस, तो यहाँ पे 2 प्लस और SO4 की पावर -2, यानी -2 और +2 बैलेंस हुए हैं, तो इसका मतलब कॉमन वैलेंसी कितनी हो गई 2, तो यहाँ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 49 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपके पास H2SO4 का आ गया, राइट। अब ये तो सिर्फ इक्विवेलेंट वेट की बात हुई, अब मैं पूछ रहा हूँ 1N ऑफ H2SO4, N का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट यानी नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट वेट अपॉन लीटर यानी वॉल्यूम कंसंट्रेशन, तो 1N ऑफ H2SO4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 ग्राम पर लीटर, राइट, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। 2N कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 इंटू 49 ग्राम पर लीटर हो गया, यानी 98 ग्राम पर लीटर हो गया, और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो मैंने लिख दिया 98 डिवाइडेड बाई 1000, ब्रैकेट में लिख दिया इसकी यूनिट ग्राम पर ml, राइट। अब इसका जो वॉल्यूम है 2N H2SO4 का वॉल्यूम हमारे पास कितना है 20 ml है, यानी हमारे पास जो कंटेनर है उसमें 20 ml 2H2SO4 है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 2N है, राइट, 20 ml है सिर्फ। तो मैं जब इसको 20 ml ऑफ 2N H2SO4 लिखूंगा, तो जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन थी यानी 98/1000 ग्राम पर ml इंटू 20 ml, दोनों तरफ मैंने 20 ml कर दिया, तो यहां से मैंने जब क्रॉस किया तो इसका मतलब है 1.96 ग्राम। इसका मतलब 20 ml जो वॉल्यूम है 2N कंसंट्रेशन का H2SO4 का, इट इज इक्विवेलेंट टू 1.96 ग्राम ऑफ H2SO4। तो बहुत सिंपल चीज़ है, बस थोड़ा सा आपको ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, कोई नई चीज़ नहीं आ रही है इसके अंदर, लेकिन क्या हुआ कि वो 3-4 साल हो गए पढ़े हुए या ज़्यादा साल हो गए तो दिमाग से सारी चीज़ें निकल गई है। अब कभी कभार यूज आ देती है तो हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको ये चीज़ें आज क्लियर कर दूंगा सारी। आपको नॉर्मलिटी मॉलिटी समझ में आ गई। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी एल्कलिनिटी के ऊपर। एल्कलिनिटी इन रॉ वाटर, देखिए थियोरेटिकल पार्ट में बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ क्योंकि ये मुझे पता है कि आपको पता है, ठीक है। पहली चीज़ तो अल्कलाइन वाटर हम उसको बोलते हैं जिसकी pH 7 से ज़्यादा होती है। pH 7 को हम न्यूट्रल बोलते हैं, 7 से कम को एसिडिक वाटर, 7 से ज़्यादा को अल्कलाइन वाटर। अब एक चीज़ और समझने की इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कि एल्कलिनिटी होती है नेगेटिव आयंस की वजह से, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे नेगेटिव आयन की वजह से एल्कलिनिटी होती है। जिन नेगेटिव आयंस की वजह से एल्कलिनिटी होती है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मेजर आयंस और माइनर आयंस। मेजर आयंस जो है उसमें कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है और हाइड्रोक्सिल आयन है। माइनर आयंस जो है रिस्पॉन्सिबल है एल्कलिनिटी के लिए, उसमें फॉस्फेट आयन है, सल्फाइट आयन है और अमीन है और हाइड्रोजन सल्फाइड है और भी एक दो है। लेकिन जो मेजर आयंस है, मेजर आयंस 95-98% रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए माइनर आयंस को जब तक कि क्वेश्चन में दिए नहीं रखा कि उसको कंसिडर करना है, हम उसको इग्नोर करके चलते हैं। गॉट इट। माइनर आयंस को हमको नहीं लेना है जब तक कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा। इवन जो मेजर आयन है उसमें से भी 90% तो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ही होते हैं, हाइड्रोक्सिल भी बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो हम हाइड्रोक्सिल को कंसीडर करेंगे, नहीं दे रखा तो ओनली कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को हम कंसीडर करेंगे। फाइन। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, एल्कलिनिटी इन रॉ वाटर इज मेजर्ड बाय टाइट्रेशन। एक तो न्यूमेरिकल मेथड से करते हैं, वो कैसे करेंगे बता रहा हूँ, बट थ्योरेटिकली हम टाइट्रेशन से करते हैं। और जो टाइट्रेशन जो ब्यूरेट के अंदर हम बढ़ते हैं टाइट्रेंट, वो क्या होता है H2SO4 होता है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है N/50 यानी 0.002 N, राइट। वो एज ए टाइट्रेंट यूज करते हैं जो कि हम ब्यूरेट में भरते हैं, ठीक है। और सैंपल हम किस में लेते हैं, एक बीकर में ले लेंगे, कंटेनर में, उसके साथ टाइट्रेशन करते हैं। एसिड का, क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड का 1 ml जितनी जो सैंपल है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको इक्विवेलेंट हम 1 मिलीग्राम पर लीटर एल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक चीज हमेशा हम ये समझते हैं कि एल्कलिनिटी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे कि 10,500 जो कोड है वो ड्रिंकिंग वाटर का कोड है, ठीक है ना। जो रिवाइज्ड कोड है वो अभी 2012 का है, ठीक। तो 10,500 के कोड में क्या दे रखा है कि एल्कलिनिटी जो रॉ वाटर की कितनी डिजायरेबल है, कितनी परमिसेबल है, उसकी रेंज दे रखी है 200 से 600 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3, यानी 1 लीटर के अंदर इतनी मिलीग्राम आयंस होने चाहिए, नेगेटिव आयंस, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया मेजर और माइनर मिला के। लेकिन यहाँ पे CaCO3 के टर्म में डिफाइन किया है। एक्चुअली क्या है, एल्कलिनिटी हार्डनेस को ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि CaCO3 के टर्म में हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर जो मैक्सिमम प्रेजेंट रहता है वो क्या रहता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम।
तो या तो हम CaCO3 की टर्म में डिफाइन करें या MgCO3 की टर्म में करें, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। लेकिन Ca की जो कैल्शियम की पोजीशन है वो वाटर के अंदर ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहती है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, इसलिए हम ऑलवेज एल्कलिनिटी और हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में डिफाइन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है कि MgCO3 की टर्म में डिफाइन करना है तो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, थ्योरेटिकली समझ में आ गया। अब जब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं तो हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंदर, एक रूल बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए मैं उसको अभी थोड़ा आगे समझाता हूँ ये इक्वेशंस के बाद। मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर एल्कलिनिटी इन रॉ वाटर, जिसके अंदर मेजर कंफ्यूजन है आपको, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम माइनर आयंस को इग्नोर कर दें, क्योंकि नॉर्मली हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, कंसिडर करेंगे तो अभी जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल एल्कलिनिटी इन रॉ वाटर मेजर आयन की वजह से, और मेजर आयन क्या है, यानी टोटल एल्कलिनिटी Ca का मतलब कार्बोनेट एल्कलिनिटी, BCA मतलब बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी, और HA मतलब हाइड्रोक्सिल एल्कलिनिटी। ठीक है, तो कार्बोनेट एल्कलिनिटी कितनी होती है, CO3 2-, ये जो ब्रैकेट में दिख रखा है ना आपको, ये बिग ब्रैकेट के अंदर, ये कॉन्सेंट्रेशन है कार्बोनेट आयन की, चाहे वो मोल्स पर लीटर हो चाहे मिलीग्राम पर लीटर हो, है ना, कॉन्सेंट्रेशन है, मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, क्योंकि हम जो टोटल एल्कलिनिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय, सिंस की कार्बोनेट एल्कलिनिटी है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, प्लस देन बाइकार्बोनेट की बात करेंगे, बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हम CaCO3 की टर्म में डिफाइन करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट। सिमिलर वे में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्सिल। ठीक है, अब CO3-2 की कंसेंट्रेशन ऐसे रखा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 हमारा कितना आया था, आपको ध्यान होगा CaCO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट था हमारे पास कितना था, 100 ग्राम, और वैलेंसी कितनी आई थी CaCO3 में कॉमन 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना था 50 ग्राम, तो हमने 50 ग्राम ऊपर लिख दिया। नीचे कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना आया था, उसका मॉलिक्यूलर वेट था 60, और सिंस की वैलेंसी 2 है तो 2 से डिवाइड किया तो 30, तो नीचे 30 ग्राम लिख दिया, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो हमने क्या लिखा 50/30 डन। यानी कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 50/3, ये क्या हो गया, कार्बोनेट एल्कलिनिटी हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में अलग से पूछ ले आपसे कि सिर्फ कार्बोनेट एल्कलिनिटी बताइए, तो इतना ही पोर्शन बताना है आपको कि कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 50/30, सिंपल। सिमिलर वे में बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 50/61, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का तो इक्विवेलेंट वेट 50 हो गया, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 है इसलिए उसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर था, तो 50/61 कर दिया। ऐसे ही हाइड्रोक्सिल का हमने 50/17 कर दिया, राइट। ये हमारे पास क्या, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर भी क्या है, जो वैलेंसी 1 है, मॉलिक्यूलर वेट 17 है, तो 17/1 यानी 17। इसको फिर हमने इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया कि कार्बोनेट डिवाइडेड बाई 0.6 लाइक दिस। ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कोई सी भी एक इक्वेशन को आप ध्यान रख सकते हैं। ये फंडामेंटली आपको चीज़ समझ में आ गई। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में अलग अलग पूछता है, कार्बोनेट एल्कलिनिटी, बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी, यू कैन फाइंड इट, ठीक है ना, और कंबाइंड पूछता है तो कंबाइंड ऐसे निकालेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से समझने से पहले मैं आपको एक रूल समझा देता हूँ। रूल ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टोटल एल्कलिनिटी मोल्स पर लीटर में फाइंड आउट कीजिए, रिमेंबर दिस थिंग, आपको कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्सिल आयन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन जो बिग ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो मोल्स पर लीटर में ही लेकर चलनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप मिलीग्राम पर लीटर में फाइंड आउट कीजिए, तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलीग्राम पर लीटर में लेकर चलनी पड़ेगी। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रूल बना दिया। इफ यू वांट टू फाइंड फाइनल आंसर ऑफ एल्कलिनिटी इन मोल्स पर लीटर, देन टेक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस इन मोल्स पर लीटर। सिंपल सी बात है, आपको x आंसर में चाहिए तो x सबकी यूनिट लेके चलनी पड़ेगी, अगर आपको y यूनिट चाहिए तो सबकी यूनिट y लेके चलिए। बस यहाँ कंफ्यूजन कर देते हैं। क्या करते हैं कि आप किस सारी कैलकुलेशन मोल्स पर लीटर में कर लेंगे, जब फाइनल आंसर आएगा तब उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे मिलीग्राम पर लीटर में, और वहाँ सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम एक दो क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेंट हैव
टू 10 ग्राम पर लीटर ऑफ कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट 210 ग्राम पर लीटर है कंसंट्रेशन, बाइकार्बोनेट की 122 ग्राम पर लीटर है, हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन है 85 ग्राम पर लीटर। व्हाट वुड बी द टोटल एल्कलिनिटी इन वाटर इन ग्राम पर लीटर? सबके ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है और हमसे ग्राम पर लीटर में ही हमसे फाइनल आंसर पूछा हुआ है, ठीक है ना। और CaCO3 के टर्म में पूछा है, तो यानी हमने जो ऊपर फॉर्मूला यूज़ किया उसी को सेम यूज़ कर लेंगे। तो टोटल एल्कलिनिटी मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला ही लिख दिया, कार्बोनेट एल्कलिनिटी प्लस बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्सिल। CO3 की कंसंट्रेशन कितनी रखी? 210, तो उसकी देखिए 210 रख दिया। उसकी 122 दे रखी है, बाइकार्बोनेट की 122 रख दिया। हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन 85 दे रखी है, 85 रख दिया। सबकी कॉमन यूनिट क्या निकल के आ रही है? रिमेंबर, ग्राम पर लीटर। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 700 ग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3। तो ये तो सिंपल था कि हमको ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी, फाइनल आंसर भी ग्राम पर लीटर में फाइंड आउट किया। अगर आपको सारी कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में दे रखी है और फाइनल आंसर आपको मिलीग्राम पर लीटर में चाहिए, जिसमें मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं उसको आपको समझाता हूँ। देखिए ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। एक सैंपल है वाटर का जिसके अंदर कार्बोनेट 3.04 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर है, बाइकार्बोनेट 2 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स पर लीटर है, pH 9 है, पानी की 9 है मतलब अल्कलाइन वाटर हो गया। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन आर निग्लेक्टेड, देन व्हाट वुड बी द टोटल एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3। आपको रिमेंबर, आपको चीज़ें मोल्स पर लीटर में दे रखी है आयंस, और आपको फाइंड आउट किस में करना है? मिलीग्राम पर लीटर। तो आप फॉर्मूले लगाने से पहले जितने भी आयन हैं उनकी कंसंट्रेशन को मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप एल्कलिनिटी का अपना टोटल एल्कलिनिटी का फॉर्मूला लगाइएगा। तो जब कार्बोनेट एल्कलिनिटी की बात कर रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन को कितनी दे रखी है? 3.04 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर। अब एक मोल का कार्बोनेट आयन के एक मोल का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट है ना, कितना था? 60 ग्राम। ध्यान आ रहा है ना? 16 इंटू 3 कितने? 48, और 12 ये 60 ग्राम था। तो मैंने क्या करा? मोल्स को गायब कर दिया इस इक्वेशन में, उसकी जगह 60 ग्राम कर दिया। तो हमारे पास क्या बना? इक्वल टू 3.04 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 60 ग्राम पर लीटर, क्योंकि 1 मोल इक्वल टू 60 ग्राम है। तो मैंने यहाँ पे 3.04 इंटू 10⁻⁻4 को ऐसे के ऐसा रखा, और 1 मोल यानी मोल्स को किससे कन्वर्ट कर दिया? कार्बोनेट में 60 ग्राम में। डन। मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 182.4 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम पर लीटर आ गया, और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो मैंने इसको फाइनली 18.24 मिलीग्राम पर लीटर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिमिलर वे में बाइकार्बोनेट की क्या दे रखा है हमको? 2 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स पर लीटर। फाइन। और मैंने फिर क्या करा? सिंस की बाइकार्बोनेट की बात करें तो बाइकार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट था वो कितना था? 61 ग्राम था। तो मैंने क्या करा? 2 इंटू 10⁻⁻3 को ऐसे कैसे रख दिया, और मोल्स की जगह 61 ग्राम लिख दिया, और डिवाइडेड बाई लीटर था ये हमारा। ठीक है, तो ये हो गया 122 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर हो गया, और 1 ग्राम बराबर 10⁻³ मिलीग्राम है, तो 10⁻³ कट गया, तो 122 मिलीग्राम पर लीटर आ गया। अब हमारी दोनों कॉन्सेंट्रेशन, जो दोनों एनायंस थे, नेगेटिव आयन थे, जो कि एल्कलिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कन्वर्ट हो गए मिलीग्राम पर लीटर में। अब फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो टोटल, क्योंकि हमको टोटल एल्कलिनिटी मिलीग्राम पर लीटर में फाइंड आउट करनी है, तो टोटल एल्कलिनिटी इक्वल टू 18.24 ऊपर आया, मल्टीप्लाई बाई 50/30 ये हमारे फॉर्मूले में, प्लस 122 इंटू 50/61। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 130.4 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री समझते हो कि किस तरीके से हमको कन्वर्जन करना है। ये चीज़ सिर्फ एल्कलिनिटी के साथ नहीं है, हार्डनेस के साथ भी आएगी, pH के साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी, और आगे भी आएगी। जब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे आप, तब भी दिक्कत आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर दूर कर लीजिए। समझ में आया? आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। ओके, ढंग से समझ के फिर आगे न्यूमेरिकल कीजिए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, या टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ओके, सो इस टॉपिक को अभी ओवर करते हैं, और मैं ट्राई करता हूँ कि हार्डनेस के भी आपको कुछ एग्जाम्पल लेके इस तरीके से समझाऊँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।